नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 को मद्देनज़र रखते हुए जीएस पेपर का मॉडल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे जैसे ये जीएस का टेस्ट सीरीज आगे बढ़ता रहेगा, उसी के बीच में हम लोग समय निकाल के सीसेट के पेपर में भी चर्चा करते रहेंगे। हम लोग सीसेट के टोटल 5 पेपर ही करेंगे, बाकी जीएस के हम लोग 15 पेपर करेंगे। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इंग्लिश में देखते हैं तो हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू राइट पोएम इन पर्शियन बाय द निकनेम कुतुब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है सिकंदर लोदी, बी ऑप्शन में है जैनुल आबिदीन, सी ऑप्शन में है हुसैन शाह सरकी, डी ऑप्शन में है महमूद खिलजी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बी ऑप्शन जैनुल आबिदीन। कश्मीर का शासक सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था। कुतुब उपनाम से फारसी में ये कविताएं लिखता था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कश्मीर बैंड सती सिस्टम। ए ऑप्शन में शिहाबुद्दीन, बी ऑप्शन में सिकंदर, सी ऑप्शन में सुहादेव, डी ऑप्शन में जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कश्मीरी शासक था जो सिकंदर, उसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी तथा उसके पुत्र सुल्तान जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है उसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। और दूसरा ऑप्शन है उसने भारत में नवरोज त्यौहार की शुरुआत की। और तीसरा है दीवान ए विजारत वित्त विभाग से संबंधित था। तो यहाँ पर तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही कथन बलबन के संदर्भ में सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो नहीं के लिए पूछा है, तो पहले ऑप्शन में दिया है उसने सिरी को अपनी राजधानी बनाया, उसने राजस्व बकाये के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की, उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। तो इस तरीके से चौथे का सही जवाब क्या होगा? केवल तीसरा ही ऑप्शन सही है कि उसने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर पांचवें का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था। माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड मोहम्मद गोरी नियर माउंट आबू। तो छठे का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के समीप हराया था। 1778 ईस्वी में हराया था उसने। यह मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था। महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? हु हैड क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ महामंडलेश्वर।
तो 7वें का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर के पद का सृजन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डिगामा ने भारत की दोबारा यात्रा की? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वास्को डिगामा विजिटेड इंडिया अगेन? तो 8वें का राइट आंसर क्या है? 8वें का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 1502 में वास्को डिगामा ने भारत की दोबारा यात्रा की। 1502 में वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। इसने 1498 ईस्वी में कालीकट में अपना जहाजी बेड़ा उतारा था। वहीं 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत यात्रा पर आया और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसका उत्तर देना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में देश दिए हुए हैं और सूची सेकंड की तरफ खोजकर्ता दिए हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है जेम्स कुक, भारत के सामने वास्को डिगामा और न्यूजीलैंड के सामने तस्मान और अमेरिका के सामने कोलंबस। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। सल्तनत कालीन प्रमुख कर तथा उनके प्रकार के युग्मों में कौन से सत्य हैं? तो इसको भी सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। एक तरफ कर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रकार दिए हुए हैं। तो पहले कर की बात करते हैं तो जजिया कर। तो जजिया कर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कर किस प्रकार का कर है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जजिया कर। और बात करते हैं जकात की, तो ये जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खुम्स जो था वो युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन होता था। तो इस प्रकार से तीनों ही कथन का मिलान सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृतांत किताब उल रहला में दिया है। यह यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा गया है? तो 11वें का यहाँ पे राइट आंसर होगा जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1856 ईस्वी में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ मद्रास रेलवे द्वारा किया गया। वहीं दूसरा कथन है रेलवे के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। तीसरा कथन है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच लागू हुआ। तो 12वें का यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था और अन्य सभी कथन जो है सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्न में से किसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है? तो 13वें का यहाँ पे राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इंडियन मिरर को पहला अंग्रेजी समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो 14 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड विलिंगडन, जिन्होंने बम्बई अधिवेशन 1915 में जो हुआ था उसमें भाग लिया था।
बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड विलिंगडन के ही कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1886 ईस्वी में अलीगढ़ में की थी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, और दूसरा कथन है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, और शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। तो यहाँ पर 16 का सही जवाब क्या होगा? सारे ही कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन है? पहला कथन है हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, और दूसरा कथन है सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, और तीसरा कथन है कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। तो यहाँ पर 17 का सही जवाब क्या होगा कि तीनों ही कथन सत्य हैं, और सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे, वे 2 महाजनपद कौन से थे? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वज्जी और मल्ल जो है 2 महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद 2 प्रकार के थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती तथा गंधार एवं कंबोज राजतंत्रात्मक राज थे, जबकि वज्जी एवं मल्ल गणतंत्रात्मक थे। इसका शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर, ओरिजिनेटर एंड फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ऋषभ देव को जाना जाता है पहले तीर्थंकर के रूप में, जो जैन धर्म के संस्थापक भी थे, प्रवर्तक भी थे और पहले तीर्थंकर भी थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 20 का कौन सा सुमेलित नहीं है? चारू दत्तम के जो नाटककार हैं कामंदक नहीं है, जबकि चारू दत्तम मूलतः भास की रचना है, और अन्य सभी जो है सुमेलित हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो 21 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाब्रू स्तंभ में, भाब्रू को ही बैराट स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मिडाइवल पोइट्स हैज़ बीन कन्फर्ड विद द टाइटल होमर ऑफ ईस्ट? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फिरदौसी को जो है पूर्व के होमर के नाम की उपाधि दी गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक बेस्ड ऑन यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24,
सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर देना है। सूची फर्स्ट में मौर्य युगीन प्रांत दिए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित राजधानियां दी हैं। तो अवंती राष्ट्र के बारे में बताना है। तो अवंती राष्ट्र जो है उज्जैनी से मिल जाएगा और उत्तरापथ जो है तक्षशिला से मिलेगा और दक्षिणापथ जो है स्वर्णगिरी से मिलेगा। और अवंती की बात करें तो अवंती जो है उज्जैनी से और प्रासी जो है पाटलिपुत्र से। और कलिंग की बात करें तो तोसली। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से दोनों ही कथन सत्य हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ गवर्नर जनरल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं हैं। तो इसमें बताना है कि निम्न में से एक कौन सा सही है। तो यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग के समय 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशगंज में MN राय ने की थी। तो इनके कार्यकाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ? ताशगंज में 1920 में। इसलिए ये ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। बाकी लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें, लाहौर षड्यंत्र केस जो है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था, ना कि लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और बात करें आगे तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में मिला था, ना कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। और अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिंग के कार्यकाल में, ना कि लॉर्ड लेंसडाउन के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक बाल विवाह से संबंधित नहीं है? Which one of the following social reform acts is not related with child marriage? तो यहाँ पर 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ब्रह्मा मैरिज एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित नहीं है। 1872 ईस्वी में ब्रह्मा मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के सहयोग से पारित हुआ था। यह अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है देवबंद आंदोलन एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। दूसरा है देवबंद आंदोलन का समर्थन सर सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तहजीब उल अखलाक द्वारा किया है। वहीं देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध था। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवबंद आंदोलन का समर्थन सर सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तहजीब उल अखलाक में किया है। कब किया था? देवबंद की स्थापना 1867 में उत्तर प्रदेश की देवबंद में की गई थी। और जो है सर सैयद अहमद ने इस आंदोलन का विरोध किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि सैंधव नगर से एक भी स्त्री की मृण मूर्तिका नहीं मिली है, जबकि यह सिंधु सभ्यता की अन्यतम विशेषताओं में एक मानी जाती है। तो 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन कालीबंगा से एक भी मृण मूर्तिका नहीं मिली है। स्त्री की मृण मूर्तिका सैंधव काल की एक प्रमुख विशेषता थी। कालीबंगा से एक भी स्त्री मृण मूर्तिका प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों में भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध था या भारी शुल्क लगा दिया जाता था। निम्नांकित में से कौन सा देश इसमें अपवाद था? तो 30 का सही जवाब है
हॉलैंड इसमें अपवाद था, जिसको आज के समय में नीदरलैंड कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य है? पहला कथन है विजयनगर काल में वेश्यावृत्ति प्रथा प्रचलित थी। दूसरा है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तीसरा है इस काल में विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया था। और चौथा है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो 31 का सही जवाब है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में मिलता है। और दूसरा है सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। और तीसरा कथन है पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। इस तरीके से बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है? पहला कथन है उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी। दूसरा है वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे। और तीसरा है उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया। और चौथा है परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो 33 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से वे एक थे। सन 1849-50 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और ददोबा पांडुरंग की सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें कोई संबंध नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। गुबार एक खातिर के लेखक कौन है? गुबार एक खातिर के लेखक जो है अबुल कलाम आज़ाद हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस आयोग द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन। वुड डिस्पैच के जो है कार्यकाल में या उनके आयोग के गठन के समय महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वुमेन एजुकेशन इन इंडिया हैज़ बीन इनकरेज्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन वुड डिस्पैच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस घटना का संबंध भगत सिंह से नहीं है? ए ऑप्शन में है करजन वायली की हत्या हुई थी। और बी ऑप्शन में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। सी ऑप्शन है पंजाब नौजवान भारत संघ। और डी ऑप्शन में है वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। तो 36 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन सही है कि करजन वायली की हत्या हो गई थी। ए ऑप्शन सही है। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने लंदन में इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अन्य सभी कथन भगत सिंह के संदर्भ में सही है, जबकि गलत के लिए पूछा गया था। तो इसलिए ऑप्शन करजन वायली की हत्या सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? तो यहाँ पर 37 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्स ग्रांट बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोधी था। वह जमींदार को केवल कर का संग्रहकर्ता मानता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से इसका उत्तर दीजिए। कथन की बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। वहीं इसका कारण है तो इस सुधार का प्रयोजन एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाना था।
तो यहाँ पर 38 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ए तथा आर दोनों कथन सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पत्तन था। तो 39 का सही जवाब है ए ऑप्शन। चेरों का एक समृद्ध पत्तन था यानी बंदरगाह था। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि तोंडी बंदरगाह से भारत एवं रोम के मध्य व्यापार किया जाता था। यह चेर शासकों के राज्य में स्थित था। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मुगल सम्राट हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित मकबरे हैं। तो बात करते हैं तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सी सुमेलित नहीं है। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में स्थित है, ना कि दिल्ली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी एक गुप्त काल में वर्णित स्वर्ण मुद्रा थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। डी ऑप्शन। दिनार एक स्वर्ण मुद्रा थी गुप्त काल में वर्णित। गुप्त काल में सोने व चांदी दोनों प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था तथा चांदी की मुद्राओं को आकर्षण कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस एक स्थल शिल्प पर विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। तो 42 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। उदयगिरी गुफाओं पर भगवान विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। गांधार शैली की मूर्तियों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है इसमें बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा है बुद्ध के कान लंबे दिखाए गए हैं। तीसरा है बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल अंकित हैं। इस तरीके से गांधार शैली के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो 43 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस एक की मृत्यु पर विद्वानों ने निरालंबा सरस्वती की शोकाभिव्यक्ति की और कहा कि विद्या एवं विद्वान दोनों निराश्रित हो गए हैं। तो 44 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ए ऑप्शन। भोज परमार ने ये कथन कहे थे जो मालवा के परमार शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। रज्मनामा जिसका संकलन फारसी भाषा में किया गया था, जिसका अनुवाद क्या था। तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। महाभारत का जो है संकलन था। अकबर ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। सी ऑफ कैलिमिटी का संबंध किस एक के साथ है। तो यहाँ पर 46 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। उड़ीसा दुर्भिक्ष जो 1866 से 67 के मध्य हुआ था, इसमें लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस काल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युगों पर विचार करें। बात करें अगस्त प्रस्ताव की, अगस्त संकल्प की, अगस्त घोषणा की, तो कौन सा किसके सामने सही फिट बैठेगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 47 का। सभी सही सुमेलित है। अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी ने करवाया और अगस्त की घोषणा जो है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के तहत हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित संस्थापक हैं। तो धर्म सभा की बात करें तो 48 का सही जवाब क्या होगा। डी ऑप्शन। शारदा सदन जो है जे.के. देवधर ने इसकी स्थापना नहीं की थी, जबकि इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने 1889 में बम्बई में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेजर कमीशन जिसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 49 का सही जवाब है ए ऑप्शन। पुलिस विभाग में सुधार मुख्य मकसद था। पुलिस विभाग में सुधार करना मुख्य मकसद था।
जिससे फ्रेजर कमीशन का गठन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित संस्थाओं के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित संस्थापक है। तो 50 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? युगांतर जो है सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 1907 में गठित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? तो 51 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। वर्ष 1907 में अवनिंदर नाथ टैगोर द्वारा गठित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना का उद्देश्य भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करना था। तो इस तरीके से 51 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत की कोचीन कलाओं परंपराओं को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों में समान रूप से विद्वान नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, दूसरा ऑप्शन है आत्मदमन और तीसरा ऑप्शन है अहिंसा। तो यहाँ पर 52 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा विद्यमान नहीं था, मतलब आत्मदमन जो है विद्यमान नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बताइए 53 का सही जवाब क्या होगा? तो 53 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। लोहदा नाला क्षेत्र से यह अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और ये लोहदा नाला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बेलर नदी घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु सभ्यता से संबंधित पश्चिमी स्थल सुत्का गेंडोर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है दास्क नदी के तट पर स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक अल्लाह प्रभु माने जाते हैं और इसके अनुयायी जो है वेद और जाति प्रथा का खंडन करते हैं। तो इस तरीके से 55 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। पहला कथन असत्य है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। केवल पहला कथन असत्य है, असत्य के लिए पूछा गया है। यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है? तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तीवर नामक उनका पुत्र था जिसका उल्लेख मिलता है उनके अभिलेखों में। इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित सुधारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बात करें दोआब कर में वृद्धि जब हुई थी तो ये हुई थी 1325 में और राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? तो 1326-27 में। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है 1329 में हुई थी और खुरासान और कराचिल अभियान जो है शुरू किया गया था 1330-31 में। तो इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है विट्ठल नाथ ने की थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों द्वारा पारित लेक्स लोकी अधिनियम 1850 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस कारण से किया था? यह अधिनियम धार्मिक रूपांतरण को
मजबूत बना रहा था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस व्यवस्था में प्रस्ताव किया गया था कि हिंदू से ईसाई बने किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। होम रूल आंदोलन के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वकीलों के समूह ने बाल गंगाधर तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था? तो 60 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुकदमा लड़ा था। ये ऑप्शन सही है। होम रूल आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के समूह ने बाल गंगाधर तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वायुसेना में हड़ताल 20 फरवरी 1946 और जो है कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 24 मार्च 1946 को ही, और जो है प्रत्यक्ष कार्य दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को, और जो है नौसेना में विद्रोह कब हुआ था 19 फरवरी 1946 में। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन असत्य हैं। पहला कथन है, यह हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और यहाँ से शैलकृत जलकुंड का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर 62 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। वैदिक सभ्यता में निम्नलिखित में से किस एक देवता को नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था? तो 63 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। तो 64 का यहाँ पे सही जवाब क्या है? पंच सिद्धांतिका के लेखक वराह मिहिर हैं, ना कि ब्रह्मगुप्त। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर द्वारा चोल साम्राज्य की विजय का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में किया है? तो 65 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, खजाइन उल फुतूर जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करते हैं तो हल्दी घाटी युद्ध का संबंध जो है अकबर से है, और बिलग्राम का युद्ध जो है उसका संबंध जो है हुमायूं से है, और खुसरो का विद्रोह जो है उसका संबंध जो है जहांगीर से है, और खानवा का युद्ध जो है बाबर से है। इस प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन दिया है, रॉलेट कानून से सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने का फैसला लिया जो कानून के शासन की स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, और इसका कारण दे रखा है, रॉलेट कानून से सरकार सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचल देना चाहती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, बंगाल के निम्न शासकों का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो बंगाल के जो शासक है उनका सही क्रम जो है मुर्शीद कुली खां है पहले, फिर उसके बाद सुजाउद्दीन है दूसरा है, फिर सरफराज खां है तीसरा, और फिर अलीवर्दी खां है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69।
हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये टिप्पणी किस संबंध में, किस संधि से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। इसी संधि पर कॉर्नवालिस ने टिप्पणी की थी कि हमने अपने पुत्र को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ब्रिटिश इतिहासकार जिसने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था के काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूट का युग बताया था? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पर्सिवल रिस्पियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम दिए गए कूट के माध्यम से बताइए। तो पहला है अंबर युद्ध, दूसरा है बक्सर युद्ध, तीसरा है वांडीवास युद्ध, चौथा है प्लासी युद्ध। तो यहाँ पर इसका क्रम बताना है। तो 71 का क्या है? अंबर युद्ध जो है 1749 में हुआ था, 1749 में। और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में। और वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में। और प्लासी का युद्ध 1757 में। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह में गुजरात सभा द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, खेड़ा कृषक आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके तहत गुजरात सभा का आयोजन किया गया था। तो कब किया गया था? 1918 में गुजरात में खेड़ा कृषक आंदोलन किया गया था और यहीं पर गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में किसानों की बदतर हालत को सुधारने के प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में दत्त ब्रैडले सिद्धांत संबंधित था। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, साम्यवादी आंदोलन से संबंधित था दत्त ब्रैडले सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था? तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, पुरंदर की संधि हुई थी, उसी को ही वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था। बात करें पुरंदर की संधि की, तो ये संधि जो है 1776 में पेशवा माधवराव, नारायण राव एवं अंग्रेजों के मध्य की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1909 में प्रारंभ किया गया था? तो इनमें से जो है लीडर समाचार पत्र जो है 1909 में प्रारंभ किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, और उन्होंने हिंदुस्तान तथा अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। तो इस प्रकार डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नेता हैं, तो इनका मिलान करना है और सही जवाब देना है। तो यहाँ पर रमोसी विद्रोह है, उसके नेता जो है चित्तूर सिंह थे, और खासी विद्रोह जो है, और खासी विद्रोह के नेता जो थे तीरथ सिंह थे, और संथाल विद्रोह के नेता जो है सिद्धू एवं कान्हू थे। इस प्रकार डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि तीनों ही कथन सही है, तीनों का मिलान सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1945 में शिमला सम्मेलन की असफलता का एक प्रमुख कारण था? तो शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण कौन सा था? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जिन्ना का विचार था कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएं। तो इस कारण से ये शिमला सम्मेलन असफल हो गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है
तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं, तो इनका मिलान करना है, कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो प्रार्थना समाज जो महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी, उसका जो है संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका चौथे में मिलान हो जाएगा। नामधारी आंदोलन का जो संस्थापक थे तो राम सिंह थे, पहले से मिल जाएगा। और हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है, जो कोलकाता में है, उसकी स्थापना डेविड हेयर ने की थी। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्न पर विचार करें। निम्न पर विचार करें तो यहाँ पे दास प्रथा प्रतिबंध जो है 1843 में हुआ था, एलन बरो, इसका मिलान सही है। और सारदा एक्ट जो है 1930 में, लॉर्ड इरविन, ये भी सही है। और नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थ ब्रुक, ये भी सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अवध के नवाबों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शुजा-उद-दौला का कार्यकाल क्या रहा है? 1754 से 75। और सआदत खां का कार्यकाल रहा है 1722 से 39। और सफदर जंग का कार्यकाल रहा है 1739 से 54। और आसफ-उद-दौला का कार्यकाल रहा है 1775 से 97। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संगठन को उनके स्थापना वर्ष के साथ में सुमेलित करना है। तो मित्र मेला का जो है स्थापना वर्ष क्या रहा है ये बताना है। तो मित्र मेला का स्थापना वर्ष जो है 1899 रहा है। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना वर्ष जो है 1930 है। और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो है तो 1904 में हुआ था। और डी ऑप्शन है नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है 1926 में भगत सिंह, यशपाल इत्यादि के द्वारा की गई थी, ना कि 1924 में। इस प्रकार से ये कथन का सही मिलान नहीं हो रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के पश्चात अप्रैल 1936 में किस एक की स्थापना लखनऊ में की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है लखनऊ में की गई थी 1936 के पश्चात। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा था कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। और दूसरा कथन है आर्य समाज द्वारा वर्ष 1822 में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की गई। तो असत्य कथन के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि आर्य समाज द्वारा 1822 में नहीं 1882 में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की गई। तो असत्य के लिए पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन की योजना और बंगाल विभाजन का प्रभावी होना और बंगाल विभाजन का निर्णय। तो बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। और कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की योजना का प्रभावी होना 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और बंगाल विभाजन का प्रभावी होना जो है 16 अगस्त 1905 को हुआ था। तो इस प्रकार से सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किस एक नेता ने निर्मम भूल की संज्ञा दी है? तो 85 का सही जवाब क्या होगा?
गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन सही है। उन्होंने ये कहा था कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? तो 86 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। लॉर्ड वेवल ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का पूर्ण रूप से सुझाव दिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले जो है बात करें, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। ये 24 मार्च 1946 को हुई थी घटना, 24 मार्च 1946 को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को। और प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। और मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना 26 अक्टूबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक हैं। तो यहाँ पर वृहत कथा कोश जो है गुड़ाढ्य द्वारा लिखी गई, इसलिए ये कथन गलत है। और अष्टाध्यायी जो है पनिनी द्वारा लिखी गई, ये जो है सही है। और लीलावती जो है भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई, इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलत है कि यहाँ पर सही नहीं, गलत के लिए पूछा गया है। तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में स्थित है? तो 89 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। जबकि राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सिंधु सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। और दूसरा कथन है सिंधु सभ्यता के लोग देवी एवं देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। तो 90 का यहाँ पे जो है पहला कथन गलत है और दूसरा ही कथन जो है सही है। सत्य के लिए पूछा गया है, तो जो है दूसरा कथन सत्य है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे, ना कि सिंधु सभ्यता के, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा पहला। और दूसरा जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है माता देवी, पशुपति शिव तथा उनके लिंग पूजन का साक्ष्य मिला है जो है सिंधु सभ्यता में, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध किससे है? तो 91 का सही जवाब है वर्ण व्यवस्था से है पुरुष सूक्त का संबंध। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं प्राप्त होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। महात्मा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? तो 92 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यहीं पर ही 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जहाँ वे बौद्ध कहलाए। ऋषि पत्तनम यानी जो सारनाथ में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 93।
निम्नलिखित मुगलकालीन पदाधिकारी तथा उनके युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो गलत है उसके लिए बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर मुगल काल में मीर समाज सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान होता था, मीर वर्ण वन अधीक्षक होता था। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही कथन जो है गलत है। जो है ये घरेलू विभाग का प्रधान होता था, ना कि वन अधीक्षक होता था। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 94। शोर कमेटी का संबंध निम्नलिखित में से किस एक प्रकरण से है। तो 94 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कामागाटामारू प्रकरण से है इसका संबंध, ए ऑप्शन सही है। 1914 ईस्वी में कामागाटामारू प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार द्वारा उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह ने इन यात्रियों की लड़ाई हेतु एक शोर कमेटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो एक तरफ राजवंश दिए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजधानियां दी हुई हैं। तो गुजरात की चालुक्य की जो राजधानी थी आहिलवाड़ थी, और चेदी के कलचुरी की राजधानी जो थी त्रिपुरी थी, और मालवा के परमार की राजधानी धार थी, और शाकंभरी की चौहानों की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। इस प्रकार से सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। बंगाल गजट था एक, तो बंगाल गजट जो है एक साप्ताहिक पत्र था, ए ऑप्शन सही है। इसका प्रकाशन जो है 1780 में प्रथम बार शुरू हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी। तो 97 का सही जवाब क्या है। तो 97 का सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन, बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडनबर्न ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ तथा नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो नरम दल और गरम दल का उद्भव कैसे हुआ, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन के कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद नए राज्यों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है हिंद यवन, दूसरा है कुषाण, तीसरा है शक। उपयुक्त राजवंशों का सही कालक्रम क्या रहा है। तो यहाँ पर 99 का सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन, हिंद यवन, फिर जो है शक, फिर जो है कुषाण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह दिए हैं सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में उनके अर्थ दिए हुए हैं। तो जन्म से संबंधित क्या है, कमल है, बौद्ध के जीवन से संबंध है, और निर्वाण से संबंधित जो है पद चिन्ह होते हैं, तो पहले से मिल जाएगा। और ज्ञान का जो संबंध है वो बोधि वृक्ष से है, और प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, इसलिए तीसरे से मिल जाएगा। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन है उद्बी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, और इसका कारण दे रखा है उद्बी ने तारीख सुबुक्त गीन की रचना की। तो इस प्रकार 101 का यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। ए ऑप्शन तो सही है परंतु आर जो है गलत है।
तारीख सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी थे, ना कि उद्वी थे, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा है। तो यहाँ पर कीर्ति स्तंभ का संबंध जो है राणा कुंभा से है, और नौरोज का संबंध जो है बलबन से है, और इब्न बतूता का संबंध जो है अफ्रीका से है। लेकिन अबकात ए नासिरी का संबंध जो है इब्न बतूता से नहीं है, और इसके लेखक जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज थे, जिनके द्वारा ये रचित रचना है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा और ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। मुगल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो मुगल प्रशासन के संदर्भ में सरखत जो है शक्ति का प्रमाण पत्र है, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सही सुमेलित है। मुगल शासन में मीर बख्शी सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित किया जाता था, ना कि ये शक्ति का प्रमाण पत्र है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैन तीर्थंकर दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जन्म स्थान दिए हैं। तो ऋषभ देव के बारे में बात करें तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है के लिए पूछा है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। पद्म प्रभु का जो है जन्म स्थान जो है कौशाम्बी है, ना कि चित्रकूट है, तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। उनका जन्म जो है कौशाम्बी में हुआ था, ना कि चित्रकूट में। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। ब्रिटिश भारत में पॉलिसी ऑफ द रिंग फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वॉरेन हेस्टिंग इस नीति का कुशल प्रयोग करता था, और दूसरा कथन है इसके तहत कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन का निर्माण किया जाता था। तो इस तरीके से 105 के दोनों ही कथन सत्य हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित किस संगठन ने संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो 106 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त था। अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व जो है बंदोबस्त समरी सेटलमेंट था। ये ऑप्शन सही है, समरी सेटलमेंट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सराय नहरराय और महदहा चौपानी मांडो। तो 108 का डी ऑप्शन सही है। सारे ही कथन जो है उपरोक्त पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये तीनों ही जो है पुरातात्विक स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। एक तरफ गुप्तकालीन शासक हैं, दूसरी तरफ उनको दी गई उपाधियां हैं। तो बात करते हैं स्कंदगुप्त की, तो इनको क्रमादित्य कहा जाता था, और जो है कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था, और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा जाता था, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था, और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहा जाता था, और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था, और स्कंदगुप्त को जो है क्रमादित्य कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताइए। कथन दे रखा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया, और इसका कारण दे रखा है कि महमूद गजनवी भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी। पहला कथन तो सत्य है, परंतु इसका जो है कारण गलत है, आर गलत है, आर ऑप्शन गलत है। भारत पर सर्वप्रथम अरब मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में किया गया था, परंतु यह असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना कतई नहीं रहा, बल्कि केवल लूटपाट के उद्देश्य से ये आक्रमण किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी ये। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित यात्रियों में कौन सा एक ईरान से संबंधित था? तो ईरान से जो संबंधित थे अब्दुल रज्जाक थे। डी ऑप्शन सही है। अब्दुल रज्जाक जो है ईरान से संबंधित थे। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1422 से 46 ईस्वी तक था, उनके शासनकाल में विजयनगर आए थे। वे इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और नूनीज एवं मार्को पोलो क्रमशः पुर्तगाल एवं इटली के यात्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में अप्रहत शब्द प्रयुक्त होता है, किस लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका प्रयोग जो है वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो उसे ही अप्रहत कहा जाता था। तो यहाँ पर 114 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त क्रांतिकारी समिति थी? तो इनमें से गुप्त क्रांतिकारी समिति कौन सी थी? तो ये समिति जो थी अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, युगांतर, यानी डी ऑप्शन सही है। तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग रखने के लिए इसका प्रारंभ किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह का, और इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो इस प्रकार से 116 का सही जवाब है। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो यहाँ पर बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति सुभद्दत्त था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजवंश का मिलान उनके द्वारा चलाए गए सिक्के की धातुओं से करना है। तो बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सातवाहन का जो संबंध है वो स्वर्ण मुद्राओं से है, ये सुमेलित नहीं है। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने सिर्फ चांदी, तांबा और शीशे व प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। अन्य सभी सुमेलित हैं। बाकी के मिलान सही है, केवल जो है सातवाहन का गलत है, इसलिए सही जवाब सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 119 का सही जवाब है सी ऑप्शन। बख्त खान को ये साहब आ आलम बहादुर का खिताब मिला था। किसके द्वारा? बहादुर शाह द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था, लेकिन चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में देखना है कि ये तीनों कथन फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। तो 121 का यहाँ पे सही जवाब है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गिरनी कामगार सभा, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन, तूती कोरेन की हड़तालें, गुरुवारूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था। तो 122 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? जो है इनके कार्यकाल के अनुसार पहले जो है तूती कोरेन की हड़तालें हुई, फिर इसके बाद गिरनी कामगार सभा हुआ, फिर इसके बाद जो है
गुरुवारूर मंदिर में प्रवेश हेतु जत्था आया। फिर उसके बाद सुरमा घाटी का किसान आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो 123 का यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मेयो को जो है भारतीय कृषि विभाग का पिता के रूप में जाना जाता है। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी, इसलिए लॉर्ड मेयो को भारतीय कृषि विभाग का पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो 124 का सही जवाब है नाजीर अहमद इससे संबंधित नहीं थे। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 में विश्व के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की एक सूची जारी की गई, जिसमें भारत की 3 महिलाओं को सम्मिलित किया गया। निम्न में से कौन एक भारतीय महिला उस सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 125 का सही जवाब है इंदिरा नूरी उसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, ये तीनों महिलाएं सम्मिलित हैं। बात करें निर्मला सीतारमण की तो उन्हें 44वां स्थान मिला है और रोशनी नाडर मल्होत्रा को 55वां स्थान और किरण मजूमदार शाह को 68वां स्थान मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 126वां, वर्ष 2024 तक चंद्रमा की सतह पर मानव भेजने के लिए हाल ही में किस देश द्वारा आर्टेमिस मिशन फर्स्ट का प्रक्षेपण करने की घोषणा की गई है? तो 126 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अमेरिका द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की युवा को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किड ऑफ द ईयर गीतांजलि राव को घोषित किया गया है। ये ऑप्शन सही है, जो बनारस की रहने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 128 का सही जवाब क्या होगा? 128 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अभिनव क्षेत्र से वे संबंधित थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी कवि एवं लेखक मंगलेश डबराल का अभी हाल ही में निधन हो गया। कविता संग्रह हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, चंद्रनगर एक क्या थी? तो चंद्रनगर जो है फ्रेंच कॉलोनी थी। बी ऑप्शन सही है। चंद्रनगर हुगली जिला पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसे 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी, तो कौन सी थी? तो 130 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मद्रास हुआ करती थी। ए ऑप्शन सही है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे प्राप्त हुए थे। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय तथा अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी बनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और दूसरा है नीनो डी कून्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहे। ये तीनों कथनों के संदर्भ में बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। तो 131 का सही जवाब क्या है? पहला और तीसरा कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो 132 का सही जवाब है बी ऑप्शन, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण पहले किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश ने हाल ही में अपने देश में गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है? तो 133 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अर्जेंटीना ने जो है गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सी विजिल 21 के संदर्भ में सत्य कथन है? पहला कथन है यह प्रत्येक 2 साल पर होने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है। और दूसरा है इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक दल द्वारा किया गया। तो 134 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, केवल पहला कथन सत्य है कि प्रत्येक 2 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देश की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है कहाँ पर स्थापित होगी? गुजरात में। सी ऑप्शन सही है। इसकी घोषणा दिसंबर 2020 में की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के लिए उत्तम सुविधा सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने जैसे प्रावधानों पर जोर देते हुए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो 136 का यहाँ पे सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हो सकती है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट होगी ये बताना है। तो इसमें जो है 7% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 138 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उड़ीसा में किया गया। ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो 139 का सही जवाब है युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किस एक बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो 140 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ओंकारेश्वर बांध पर ये जो है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। निम्न पर विचार करें। करतार सिंह सराभा, मैडम भीकाजी कामा, रामचंद्र भाई परमानंद, तो इनके संबंध में विचार करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 141 का वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इस प्रश्न के अनुसार सभी इस जो है पार्टी की स्थापना के सदस्य थे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। गांधी जी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका 142 का सही जवाब है ए ऑप्शन, हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा एक जहांगीर काल का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर काल का जो मुख्य चित्रकार थे अबुल हसन मोहम्मद नादिर, अका रिजा जहांगीर काल के प्रमुख चित्रकार थे। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीर सैयद अली जो है जहांगीर काल के चित्रकार नहीं थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 144। जैन ग्रंथों में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 5 तीर्थंकरों की भूमि बताया गया है? तो 144 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, अयोध्या को 5 तीर्थंकरों की जो है भूमि बताया गया है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो 145 का सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन, CR फार्मूला जुलाई 1945 में हुआ, ये सुमेलित नहीं है। जबकि 10 जुलाई 1944 को ये हुआ था, तो ये सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146।
कॉर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कॉर्नवालिस के सुधारों के संदर्भ में जो है भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले गए, ये कथन असत्य हैं। बी ऑप्शन असत्य है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इसने भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार नहीं खोले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है एन.एम. जोशी द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में कौन एक आंधी का देवता था? आंधी का देवता कौन था इसमें? तो आंधी का देवता मरुत था। ए ऑप्शन सही है। मरुत को ही आंधी का देवता कहा जाता है। अश्विन आर्यों के चिकित्सक देवता माने जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया प्रमुख कृतियाँ किसकी हैं? तो ये कृतियाँ जो है केशव दास की हैं। जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 और आज के जीएस प्रैक्टिस पेपर का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल असेंबली में अप्रैल 1929 में बम फेंका था? पहला है भगत सिंह, दूसरा है सुखदेव, तीसरा है राजगुरु, चौथा है बटुकेश्वर दत्त। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? पहला और चौथा सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने ही जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 1929 में। इसी के साथ ही यूपीपीसीएस का पहला प्रैक्टिस पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।